क्या सप्लीमेंट सेफ है? मेरी एक फ्रेंड है एंड उसको ना ग्रे हेयर का प्रॉब्लम हो रहा है। लड़कों के हेयर लॉस को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता है। डैंड्रफ है तो नींबू से कर लो उसको ठीक, और ऐसा जस्ट रब इट ऑन योर स्कैल्प। डू यू थिंक इट्स सेफ? ट्रेंडी भी दिखना है और आपको फिट भी होना है, बाल भी हेल्दी रखना है, तो ऑब्वियसली आपको जो डाइट में लेना चाहिए, मैं अपने हर पेशेंट को रिकमेंड करती हूँ। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्तुति खरे शुक्ला, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट। आप मुझे जानते हैं हेयर ग्रोथ क्वीन ऑफ इंडिया के नाम से। गाइस, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ हेयर रिलेटेड सारे इश्यूज की। सो कम एंड जॉइन मी फॉर द सेशन इन जोश टॉक आशा। हेलो मैम, मेरा नाम शिवानी है। हाय शिवानी। हाय। मेरे को ना आजकल हेयर लॉस का बहुत इशू हो रहा है, तो मैं किसी से भी पूछती हूँ तो वो मुझे बोलते हैं आप अपने डाइट पे ध्यान दो। तो मैं अभी आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि मैं अपने डाइट में क्या चेंजेस करूँ। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए शिवानी, हेयर लॉस का प्रॉब्लम डाइट्स के कारण बहुत लोगों में होता है, पर उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइक फीमेल्स में स्पेशली हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड इश्यूज और पीसीओएस बहुत कॉमन है, हम सबको पता है। तो ये भी चेक करना इक्वली ज़रूरी होता है। पर अगर आपको लगता है कि आपका डाइट इनएडुकेट है तो उस पर बहुत ध्यान दीजिए। आपको डाइट में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्रोटीन्स, वो लेना ज़रूरी है। तो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपको लेना है डाइट में। फॉर एग्जांपल, अगर आपका वेट 55 केजी है तो आपको एटलीस्ट 55 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स लेना है। अब रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स क्या है? जैसे आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर, सोयाबीन, स्प्राउट्स, राजमा, छोला, दाल, अंकुरित दाल, ये सब रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स। अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो फिर ज़्यादा ऑप्शंस हो जाते हैं, क्योंकि चिकन, एग, फिश, ऑल दीज आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए बाल जो हैं वो कैरेटीन के बने हुए हैं। कैरेटीन इज एक्चुअली अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो अगर आपको डाइट में प्रोटीन्स अच्छा रहेगा तो ऑब्वियसली आपके हेयर में कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट करेगा। उसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इंपॉर्टेंट है। और अभी कहाँ पाए जाते हैं ये? जैसे वॉलनट्स में पाए जाते हैं, फिश में पाए जाते हैं। जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक जो है आपको मिलता है होल व्हीट में, मिलता है होल ग्रेन्स में, मिलता है आपको जो है ये एग्स में मिलता है। दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आयरन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है और एग में और मीट में मिलता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डाइट का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर प्रोटीन्स का। हेलो मैम, मेरा नाम पूर्वांग है। हाय पूर्वांग। मैम, मैंने काफ़ी टाइम से देखा है, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं और इवन मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारी जो दोनों साइड पे रिसीडिंग हेयरलाइंस होती है, तो वहाँ पे मतलब गैप क्रिएट हो जाता है, वहाँ पे बाल कम आने लगते हैं। तो उसके पीछे का क्या रीज़न है और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा फर्स्टली आपने। ये जो साइड के जो ये बाल जाते हैं और ये ट्रायंगल जैसा दिखने लगता है, या हेयरलाइन जो रिसीड होती है ना, इसको कहते हैं मेल पैटर्न बॉल्डनेस या फिर एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। मतलब जितने भी मेल्स आपने देखे हैं जिनका चांद जैसा दिखता है, बाल पूरे जो चले गए हैं, उनका हेयर लॉस मोस्टली यहीं से स्टार्ट होता है। सो दिस इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ मेल पैटर्न बॉल्डनेस और एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। ये एक तरीके से आपको बॉडी जो है रेड सिग्नल दे रही है कि अभी आपका ये बॉल्डनेस जो है आगे की तरफ बढ़ने वाला है। तो इसको इसी समय अगर कंट्रोल कर ले तो बेस्ट रहेगा। स्पेशली अगर आपके पापा, चाचा, मामा, नाना को भी हेयर लॉस हो। बहुत बार मेल्स आते हैं और बोलते हैं मैडम मेरे पापा को हेयर लॉस नहीं है तो मुझे कैसे हो गया? अरे भाई, जीन्स तो आप मम्मी के भी लेते हैं, पापा के भी लेते हैं, मौसी के भी लेते हैं, बुआ के भी लेते हैं, सबके लेते हैं, राइट, फैमिली में। तो अगर आपकी फैमिली में किसी को भी बॉल्डनेस है, चाहे आपके दादा हो या नाना हो या चाचा हो, और अगर आपको भी बॉल्डनेस चालू हो गई, तो समझिए कि उसमें कहीं ना कहीं उनके जीन्स हैं जो अभी एक्सप्रेस करना चालू हो गए। 95% मेल्स में ये जेनेटिक होता है। 5% टाइम्स ये जो है जेनेटिक ना होके कई बार जो है आपके डाइट के वजह से, स्ट्रेसफुल कंडीशंस के वजह से, स्मोकिंग के वजह से, या फिर अदर कंडीशंस के वजह से, अगर बॉडी में कोई इश्यूज हैं उसके वजह से भी ट्रिगर हो सकता है। मैं हर पेशेंट को गाइड करती हूँ कि देखिए, अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है बॉल्डनेस की तो आप ध्यान रखिए, इसको ईजिली नहीं लीजिए कि अरे ये इधर के गए, क्योंकि ये जब पीछे जाता है उतना पता नहीं चलता, जब यहाँ का जाता है तो काफ़ी समझ में आने लगता है। और बॉयज़ के लिए एक और इम्पॉर्टेंट टिप रहेगा कि स्टॉप स्मोकिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर आप स्मोक करते हैं और स्पेशली फैमिली हिस्ट्री है बॉल्डनेस की, स्मोकिंग से खराब चीज़ बॉल्डनेस के लिए कुछ हो नहीं सकती।
मतलब एक तरीके से ये कहूँगी मैं कि आप आग में घी डालने का काम कर रहे हैं अगर कोई एक बॉन्डलेस के साथ स्मोकिंग कर रहा होता है तो। मैम हेयर लॉस के लिए ना मुझे कई लोगों ने बोला कि आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या सप्लीमेंट सेफ है, और अगर सेफ है तो हम कौन से सप्लीमेंट्स कितने ले सकते हैं? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए सप्लीमेंट्स जो हैं 99% टाइम सेफ होते हैं। अगर आपकी बॉडी में कोई इश्यूज हैं पहले से तो आपको डॉक्टर को बताना ज़रूरी है ना? क्योंकि सप्लीमेंट्स जो है इन जनरल सेफ्टी और सिक्योरिटी और सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फार्मा कंपनीज बनाती हैं और पूरा R&D होकर ही वो मार्केट में आते हैं, तो इट इज़ ऑब्वियसली वेरी सेफ एंड इफेक्टिव। एंड आपको ये भी जब आप ब्लड चेक करते हैं तो आपको ये भी चेक करना होता है कि मेरी बॉडी में डेफिशिएंसी किस चीज़ की है। फॉर एग्जांपल अगर आपका आयरन पूरा प्रॉपर है और आप आयरन के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो फिर ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, राइट? आपको समझना ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज कहाँ से आ रही हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को जिंक की डेफिशिएंसी होती है, कई लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं जैसा हमने डिस्कस किया, तो जो प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई करना ज़रूरी है। बट इन जनरल सप्लीमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। देखिए जब आप सप्लीमेंट्स चुनें तो आप उसमें इंग्रेडिएंट्स ज़रूर देखें। इंग्रेडिएंट्स में क्या लिखा है, यूजुअली जिंक, सेलेनियम, कोबाल्ट, आयरन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। फीमेल के लिए एक मॉलिक्यूल होता है मायोआइनोसाइटोल, वो भी बहुत अच्छा वर्क करता है। तो आप अपने इंग्रेडिएंट्स ज़रूर देखें और सलाह लेते वक्त आप चाहें तो अपने एक डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर सलाह ले सकते हैं क्योंकि दे नो अ लॉट अबाउट द प्रोडक्ट्स। विंटर के टाइम मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम हेयर फॉल होता है, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है कि मुझे इसी टाइम पे ज़्यादा हेयर फॉल क्यों होता है? देखिए बॉडी में ना एक हेयर साइकिल चीज़ कहलाने वाली एक चीज़ होती है। एंड हेयर साइकिल में 3 फेजेस होते हैं, एनाजन, कैटाजन और ये जो रहता है टीलोजन। तो एनाजन में बाल ग्रो करते हैं और टीलोजन में कुछ महीनों के लिए रहता है वो। तो हर किसी का टीलोजन फेज जो रहता है डिफर करता है, किसी किसी के रेनी सीजन में होता है, किसी किसी का विंटर सीजन में होता है। बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। एंड पॉसिबली आपका जो है जो ये टीलोजन फेज जो है, शेडिंग का फेज जो है, वो विंटर के टाइम ज़्यादा होगा, इसलिए अधिकांश लोग जो है ये कंप्लेन करते हैं कि ये हो रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो सीजनल हेयर फॉल रहता है वो बालों के लिए उतना हानिकारक नहीं रहता अगर आप उसकी केयर प्रॉपर करें तो। एंड माय लास्ट क्वेश्चन इज लाइक स्ट्रेस हमारी लाइफ में क्या मेजर रोल प्ले करता है हेयर फॉल में? देखिए स्ट्रेस हर चीज़ की जड़ है, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो ओबेसिटी हो, चाहे वो इनफर्टिलिटी हो या चाहे वो हार्ट अटैक्स हो। तो ऑब्वियसली हेयर को भी वो बुरी तरीके से ही अफेक्ट करता है। मैं बहुत बार अपने पेशेंट से क्वेश्चन पूछती हूँ जिनको एलोपेशिया एरेटा, यूनिवर्सालिस वगैरह नाम की जो बहुत मतलब कहना चाहिए अग्रेसिव प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं उनसे पूछती हूँ कि आपको जब ये हुआ था आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में थे? 95% पेशेंट्स हाँ बोलते हैं। तो आप समझ जाइए कि स्ट्रेस जो है कितना हानिकारक हो सकता है बाल के लिए। हाय मैम, मेरा नाम वंशिका है। हाय वंशिका। मैम ये जो हमारे दादी नानी के नुस्खे होते हैं कि तेल लगाओ और सरसों का तेल लगाओ, जैसे मैं पंजाब से हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर ऐसा बहुत सारा तेल लगाओ, फिर ऐसा चोटी बांध के रखो, सोना भी चोटी में ही है, और पिल्लो केस जो है वो सिल्क वाला, पता नहीं सिल्क वाला कहते हैं, वो होना चाहिए। तो मैंने तेल लगाया और मैं चोटी भी करती हूँ, पर मेरे को बिल्कुल आई डोंट थिंक इट्स सूटिंग मी, येस इट्स नॉट हेल्पिंग मी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है वंशिका। देखिए अगर आपके बाल ऑयली हैं और आप उसके ऊपर और तेल लगा रहे हैं तो मतलब ये हो गया कि डायबिटीज़ वाले आदमी को आपने और शुगर खिला दी तो ऑब्वियसली नुकसान ही करेगा ना। तो ये समझना जरूरी है कि आपका स्काल्प किस टाइप का है, राइट? अगर मेरे ड्राई फ्रिजी हेयर हैं और आपके ऑयली हैं तो मेरे लिए बाल अच्छा ऑयल अच्छा है, वाइल आपके लिए ऑयल अच्छा नहीं है, राइट? तो ये समझना जरूरी होता है। तो ऑयल इज़ नॉट फॉर एवरीवन, राइट? आपको अपने बालों का टेक्सचर, अपने स्काल्प का टेक्सचर पता होना बहुत ज़रूरी है। एक टाइम पे अगर आपको डैंड्रफ है और आप ऑयल लगाएंगे तो डैंड्रफ को आप ऑयल दे रहे हैं कि वो उससे और उसको खा के और बढ़े बेसिकली एक तरीके से। तो ऑयल अगर आपको लगाना है, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन विद ड्राई हेयर ऑल्सो दे शुड यूज इट ओनली वंस अ वीक, कीप इट फॉर 1 or 2 hours। लोग सोचते हैं कि भाई रात भर लगाएंगे तो ज़्यादा, वो जो जितना भी एब्जॉर्ब होना रहता है वो 1 घंटे में हो जाता है, उससे ज़्यादा रखने की उसको ज़रूरत नहीं रहती बेसिकली। मैम जैसे वो नुस्खे का ये एक पार्ट है कि अगर डैंड्रफ है तो नींबू से कर लो उसको ठीक, और ऐसा जस्ट रब इट ऑन योर स्कैल्प। तो ऐसे ये जो होम रेमेडीज़ हैं जिन पे ऐसा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खैर बहुत ज़्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, बट डू यू थिंक इट्स सेफ? सी व्हाट हैपेंस कि नींबू जो है बेसिकली इट्स गुड फॉर डैंड्रफ, बट इट ऑल्सो कॉजेज डर्माटाइटिस,
मतलब कि उसमें इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस ज़रूर कुछ लोगों में होते हैं, नॉट विथ एवरीवन। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपका स्किन और स्काल्प का टाइप कैसा है। फॉर सम पीपल इट माइट वर्क, बट फॉर सम पीपल इट माइट गिव यू इन्फ्लेमेशन एंड अदर इश्यूज। तो उसको जब भी यूज़ करना है बहुत सोच समझ के करना रहता है। एंड बेस्ट यही रहेगा कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की एडवाइस लीजिए। देखिए जितने भी घरेलू नुस्खे हैं, ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से, मतलब कहना चाहिए कि मिथ्स हैं। वो उनमें से बहुत सारे इफेक्टिव भी हैं, पर उसके साथ एक कंडीशन भी जुड़ी होती है कि ये इसके लिए वर्क करेगा। हम क्या गलती करते हैं कि हमको वो कंडीशन नहीं पता रहती, ये पता है कि, और हम उसको जनरलाइज्ड वे में यूज़ करते हैं। नींबू जो है अच्छी तरीके से ये सिबोरिया को या फिर ये कहना चाहिए डैंड्रफ को इम्प्रूव करता है बहुत से पेशेंट्स में, पर कुछ लोगों में नहीं वर्क कर सकता और इरिटेशन दे सकता है। तो आप जो भी यूज़ करें अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के सुपरविजन में ज़रूर यूज़ करें। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की, देखिए कि जो आपकी फ्रेंड को सूट कर रहा है ज़रूरी नहीं कि वो आपको सूट कर जाए, क्योंकि आपका बॉडी टाइप, हेयर टाइप, स्किन टाइप, स्काल्प टाइप पूरा दूसरे व्यक्ति से डिफरेंट होता है। इनफैक्ट कई बार भाई बहनों में भी ऐसा होता है कि बहन को सूट कर गया एक प्रोडक्ट दूसरे को ना करे, इसीलिए डॉक्टर की ज़रूरत होती है। एंड बहुत ज़्यादा अब ये ट्रेंड चल रहा है कि इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर ने प्रोडक्ट बता दिया और हमने उसको ब्लाइंडली फॉलो कर लिया। तो ये समझना ज़रूरी है कि मेडिकल एडवाइस के लिए हमको किसके पास जाना है। तो यू नीड टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ट्रस्टेड सोर्स ओनली। हेलो मैम, मेरा हाय। नाम काशिफ है। हाय काशिफ। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि लड़कों के हेयर लॉस को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता है। मेल्स खुद भी अपने हेयर लॉस को कई बार सीरियसली नहीं लेते, और वो जब आते हैं वो ये बोलते हैं कि कब उड़ गए पता ही नहीं चला। तो देखिए, जैसा मैं डिस्कस कर रही थी कि सबसे पहले आपकी रिसीडिंग हेयरलाइन जो है ये टेम्पल एरिया से स्टार्ट होती है, दोनों साइड से, राइट। उस टाइम पे आइडियली अटेंशन पे करना चाहिए। फीमेल्स ऑब्वियसली मेल्स से ज़्यादा जागरूक रहती हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि मेल्स को पता इसलिए भी नहीं चलता है क्योंकि उनको हेयर फॉल होते हुए नहीं दिखता। बेसिकली डिफरेंस ये है कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस में हर एक हेयर जो है थिक रहता है, और थिक होते होते, थिन होते होते वो अपने आप गायब सा होने लगता है, मतलब हेयर फॉल नहीं होता। और हेयर फॉल नहीं होता तो ऑब्वियसली किसी को पता ही नहीं चलता है कि अरे, फिर वो जब आईने में देखते हैं थोड़े दिन बाद तो लगता है अरे तो बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो ऑब्वियसली इसलिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है। मेरे को पूछना था कि जैसे मैंने अपना हेयर कलर कराया है, तो उसके बाद बहुत ही डल और लाइफलेस लगते हैं मेरे बाल, तो वो मॉइस्चर कैसे रीगेन करे? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं। देखिए, कई बार आपको पता नहीं होता है कि आपका हेयर कलर में क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं। अमोनिया, पैराबेन और सल्फर, ये सारी जो चीज़ें हैं ये केमिकल्स हैं, हार्श केमिकल्स हैं बेसिकली। अभी ट्रेंडी भी दिखना है और आपको फिट भी होना है, बाल भी हेल्दी रखना है, तो ऑब्वियसली उसको पूरी तरीके से तो बंद किया नहीं जा सकता। पर साथ में अपने बालों को मेंटेन करने के लिए आप कंडीशनर ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि बहुत बार लोग क्या करते हैं, केवल शैम्पू ही यूज़ करते हैं, कंडीशनर यूज़ करते ही नहीं। और कंडीशनर भी यूज़ करें तो कैसे यूज़ करना है ये बहुत ज़रूरी है। आपको स्काल्प में नहीं लगाना, उसको हेयर लेंथ में लगाना है, राइट। और उसको लगा के 5 to 10 मिनट्स रखना है। जब भी शैम्पू करें कंडीशनर ज़रूर यूज़ करें। एंड आप वंस इन 15 डे हेयर मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो घरेलू नुस्खे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप दही में, योगर्ट में जो है हनी मिक्स करके लगा सकते हैं, उसका पैक बना के 15-20 मिनट्स रख सकते हैं। तो इससे मॉइस्चर अच्छे तरीके से रिटेन होगा। एंड यूजुअली जितना पॉसिबल होए कैरेटीन और सिस्टीन ट्रीटमेंट्स को अवॉइड करें, क्योंकि इसमें और भी ज़्यादा हार्मफुल प्रोडक्ट्स रहते हैं, जैसे कि फॉर्मेल्डेहाइड, जो बालों को झड़ने में बहुत बहुत सहयोगी रहता है। हेलो मैम, मेरा नाम विशाखा है। हाय विशाखा। मेरे एक 22 ईयर ओल्ड मेरी एक फ्रेंड है एंड उसको ना ग्रे हेयर का प्रॉब्लम हो रहा है। एंड वो मतलब आई थिंक अभी कुछ 1-2 महीने पहले स्टार्ट हुआ एंड मतलब उसके पूरे मतलब एक साइड के मैंने देखा है काफ़ी बाल ग्रे हो चुके हैं। तो मतलब ये क्यों हो रहा है एंड या ग्रेइंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा तरीके से बढ़ रही है। पहले पेशेंट्स जो थे कहते थे कि 25-26 के बाद ग्रेइंग हो रही है तो उसको अच्छा नहीं मानते थे। अभी तो मेरे पास बच्चे आते हैं 13-14 साल के, उनके पेरेंट्स के बाल नहीं ग्रे हुए हैं पर बच्चों के हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डाइटरी फैक्टर्स हैं, कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, क्योंकि देखिए जो हमारे पेरेंट्स थे उनको प्योर सॉइल में मिला हुआ खाना मिलता था, क्रॉप्स जो थी अच्छे से ग्रो होती थी। आजकल तो ये सब एक दूर, कहना चाहिए दूर की बात रह गई है कि अब कुछ मिलता ही नहीं इतना प्योर। एयर पहले जैसी प्योर नहीं रही है, इम्प्योरिटीज़ है। और ऑब्वियसली हमारी भी गलती है कि हमारा जो जनरेशन है वो जो है खाना में जो है जंक फूड की ओर ज़्यादा बढ़ गया हुआ है, हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी बॉडी में एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज करती हैं।
अब ये चीज़ें अगर आपकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज कर रही हैं तो सबसे ज़्यादा इसमें आपको क्या चेंज करने की ज़रूरत है? ऑब्वियसली जीवन शैली, जिसमें आपका जो डाइट है वो प्रॉपर रहे, उसमें सप्लीमेंट्स रहें। आपको जो डाइट में लेना चाहिए, मैं अपने हर पेशेंट को रिकमेंड करती हूँ एंटीऑक्सीडेंट, और एंटीऑक्सीडेंट बेस्ट कहाँ मिलेंगे आपको? फ्रूट्स में, राइट? तो जो आपका फ्रूट सैलेड जो रहता है उसमें अलग-अलग प्रकार के कलर के फ्रूट्स होने चाहिए। जैसे कि हमारे जो है कि कुछ फ्रूट्स में एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, दूसरे फ्रूट्स में अलग टाइप का होता है, तो विभिन्न टाइप के एंटीऑक्सीडेंट्स आपको लेना ज़रूरी है, तो वो ज़रूर लें। इसके अलावा ज़िंक, सेलेनियम, कोबाल्ट ये भी काफ़ी हेल्प करते हैं। एंड कुछ आयुर्वेद रेमेडीज़ भी हैं, जैसे कि त्रिफला हो गया, अश्वगंधा हो गया, दे ऑल्सो हेल्प इन हेयर ग्रोइंग। मैं रिसेंटली 1 साल पहले गुजरात से यहाँ गुड़गाँव में आया हूँ, तो मेरे डाइट में थोड़ा बहुत चेंज भी हुआ है। अगर मैं प्रीवियसली देखूँ तो मेरे जो हेयर की ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा थी। मुझे ऑलमोस्ट एवरी महीने हेयर कटिंग पे जाना पड़ता था और इट यूज्ड टू बी वेरी हेल्दी। बट अभी काफ़ी टाइम से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि काफ़ी उसमें जो हेल्दीनेस है ना वो चली गई है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है और उसको मैं कैसे मेंटेन कर सकता हूँ? या देखिए, बहुत सारे यंग एज के ग्रुप के लोग मुझे ये क्वेश्चन ज़रूर करते हैं कि आफ्टर दे शिफ्टेड टू बैंगलोर फॉर एग्जांपल, या पुणे, या फिर दिल्ली, जो भी सिटी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, उनमें आने के बाद अचानक से बाल जा रहे हैं। तो देखिए, इसके कई कारण हैं। फर्स्टली ये है कि ऑब्वियसली वाटर चेंजेस देयर, एंड क्योंकि वाटर हार्डनेस और वाटर क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है। बड़ी सोसाइटीज़ में यूजुअली जो वाटर आता है, इट्स एक्चुअली द बोरिंग वाटर, तो वो कई बार जो है हार्ड होता है, क्वालिटी उसकी हार्ड होती है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा सुझाव ये रहेगा कि अगर आप वाटर सॉफ्टनर यूज़ कर सकें, तो वाटर सॉफ्टनर क्या रहता है? एक छोटा-सा इंस्ट्रूमेंट रहता है, आप उसको अपने शावर में लगा सकते हैं, तो जितनी भी हार्ड वाटर इम्प्योरिटीज़ वगैरह रहता है, उसको आसानी से ट्रैप कर लेता है। तो उससे वाटर जो आपको मिलेगा वो सॉफ्ट रहेगा, उसकी क्वालिटी बेटर रहेगी। बहुत से, मुझे ये भी समझ में आता है कि बहुत से लोग जो हैं, जो नाइट शिफ्ट्स करते हैं स्पेशली, उनके लिए कई बार फैमिली हिस्ट्री भी नहीं रहती बॉल्डनेस की, और बच्चे भी 25-30 साल के आके बोलते हैं कि मैम मेरा तो पूरे ही बाल चले गए। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि देखिए, सर्काडियन रिदम बॉडी की बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हार्ड वर्क कर लेते हैं, पर हमारी बॉडी जो है ना, वो ये चीज़ नहीं समझती। हमारी बॉडी को एक टाइमली स्लीप लेना ज़रूरी है, और ऐसा नहीं कि उस टाइमली स्लीप किसी भी टाइम हो, क्योंकि हमारी बॉडी में भगवान ने बहुत संतुलन बना के भेजा है। उन्होंने कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन है, वो रिलीज़ करते हैं वो। तो वो रिलीज़ होता है मॉर्निंग टाइम में। हम सोते हैं, हमारा जो पूरा बॉडी का ये जो सर्काडियन रिदम है, वो मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है हमारी बॉडी में जब ऐसे कोई पूरी तरीके से शैली बदलती है, तो हमारी बॉडी से कॉर्टिसोल ज़्यादा रिलीज़ होने लगता है, एंड इट इज़ अ डिस्ट्रक्टिव हार्मोन, वो कैटाबॉलिज़्म कॉज़ करता है। तो इस कैटाबॉलिज़्म के कारण बाल जो है झड़ना स्टार्ट होने लगते हैं, तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना बहुत अनिवार्य है। माय क्वेश्चन इज अबाउट हेयर स्मूथनिंग, क्योंकि मैंने 2 साल पहले हेयर स्मूथनिंग करवाई थी। इट वाज लाइक केराटिन एंड स्मूथनिंग। तो अभी तक वो लाइक अच्छा खासा मैंने क्योंकि मेंटेन भी किया सब कुछ, हर चीज़ फॉलो, लाइक ऑयलिंग, फिर जो भी होता है शैम्पू प्रॉपर की सल्फेट फ्री यूज़ करना है, कंडीशनर, सीरम, सब कुछ, तो वो मेंटेन तो है। बट मैं चाहती हूँ जानना कि क्या ये सेफ़ था, और अगर मैं आगे दोबारा करवाना चाहूँ तो मुझे कितना फ्रीक्वेंटली करवाना चाहिए, या करवाना भी चाहिए या नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, इंग्रेडिएंट्स जानना ज़रूरी है। अब रिबॉन्डिंग भी कई प्रकार की होती है। सम पीपल यूज़, सम सैलून्स यूज़ फॉर्मल्डिहाइड, व्हाइल सम डोंट यूज़ इट। फॉर्मल्डिहाइड जो केमिकल है, इट इज़ नॉट सेफ एट ऑल फॉर एनी काइंड ऑफ हेयर बेसिकली। फॉर्मल्डिहाइड जो है केमिकल जो है, ये इंडस्ट्री में यूज़ होता है कई बार मेटल्स को मेल्ट करने के लिए। समथिंग एज हार्श इज डैट, अगर वो बालों में यूज़ हुए तो ऑब्वियसली बाल का जो आउटर लेयर जिसको कॉर्टेक्स कहते हैं, उसको ख़राब करेगा ही। तो हेयर फॉल, ब्रेकेज, एंड कई लोगों में जो रहता है बॉल्डनेस भी स्टार्ट हो जाती है। इनिशियली 6-8 महीने तो बाल बहुत अच्छे लगते हैं, शाइनी लगते हैं और पूरे वो ऑर्गेनाइज लगते हैं, फिर उसके बाद में प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है। तो सी, इफ़ यू आर यूजिंग नॉर्मल स्पास ऑन अ डेली बेसिस, दैट इज़ ओके। आप हर 15-20 दिन में नॉर्मल हाइड्रेशन के लिए स्पा वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सेरामाइड या हाइलोरॉनिक एसिड, ऐसे इंग्रेडिएंट्स अगर हों आपके स्पा में तो इट्स गुड। पर अगर आप कुछ ऐसा यूज़ कर रहे हैं जिसमें बहुत अग्रेसिव मात्रा में फॉर्मल्डिहाइड हो, देन ऑब्वियसली इट वुड बी अ बिग नो फ्रॉम अ डर्मेटोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। आजकल प्रोटीन रिच ट्रीटमेंट्स भी आए हैं जो है ठीक हैं बालों के लिए। एंड अगर आप कोई भी हीट प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि यू डोंट यूज़ इट मोर देन वंस अ वीक। मतलब बहुत लोग बाल को स्ट्रेट करने के लिए जो है इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं, ब्लो ड्राई करते हैं,
क्योंकि बालों के लिए हीटिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो डैमेज करते हैं, आउटर लेयर जो है आपकी वो पतली कर देते हैं हेयर की, और जिससे हेयर फॉल होता है। तो इट शुड नॉट बी यूज मोर देन वंस अ वीक। कोई भी ट्रीटमेंट केमिकल फ्री नहीं होता, बट ऑब्वियसली इफ यू कंपेयर इट विद कैरेटीन सिस्टीन, उसमें केमिकल्स की मात्रा काफ़ी कम है, राइट। एटलीस्ट अगर उसमें फॉर्मेल्डिहाइड बिल्कुल भी नहीं है तो ऑब्वियसली वो काफ़ी ज़्यादा सेफ हो जाता है, राइट। एंड उसका लास्टिंग जो है ऑब्वियसली कैरेटीन और सिस्टीन से कम है, स्पेशली कैरेटीन से, बट इट इज़ अ सेफर ऑप्शन फॉर श्योर। एंड उसमें आपको देखिए सैलून टू सैलून भी काफ़ी कुछ वेरी कर जाती है, क्योंकि कई बार नाम जो रहते हैं बड़े डाइसी रहते हैं, बहुत प्यारे प्यारे नाम रहते हैं, जब इंग्रेडिएंट्स देखने जाओ तो बहुत हार्मफुल रहते हैं। तो आपको इंग्रेडिएंट जब भी आप कोई ट्रीटमेंट कराएं, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप दवाई खाते हैं तो आप इंग्रेडिएंट पढ़ते हैं ना, उसी तरीके से आप सैलून जाएं तो ब्लाइंडली कुछ भी मत करवा लीजिए। आप उनसे बोले कि आप मुझे कौन सा प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, उसके पीछे क्या इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, वो पढ़िए। यू शुड बी वेरी वेल इन्फॉर्म्ड एंड नॉलेजेबल, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक्सटीरियर में जो आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं वो आपके बालों तक अंदर भी जा रहा है, राइट। इसलिए आप अपने प्रोडक्ट के अंदर क्या है और उसमें सही में केवल हेयर बोटॉक्स है, उसमें केवल प्रोटीन्स हैं कि उसमें कोई और केमिकल है, ये भी चेक कीजिए। मैम अगर ऑयल की बात करें तो हमें काफ़ी बार बोला जाता है कि हमें रेगुलरली ऑयल करना चाहिए। एंड तो अब मैं मार्केट में देखता हूँ तो काफ़ी सारे टाइप के ऑयल्स आते हैं, जैसे कि कोई कहता है कि प्योर कोकोनट ऑयल लगाओ, कोई कहता है आलमंड ऑयल, ऑनियन ऑयल्स भी होते हैं। तो हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए? मुझे कैसा पता चलेगा कि मेरे हेयर के लिए कौन सा अच्छा ऑयल है? देखो, सबसे पहले ये समझो कि कोई भी मैजिकल ऑयल होता ही नहीं है कि जिसको लगाओ पूरे तरीके से बाल उग गए, राइट। ऑयल अच्छा तब है जब आप उसको लगा रहे हैं कंडीशन करने के लिए। अगर आपके बाल ड्राई हैं और आप उसको पर्पस ये है कि भाई मेरे बाल स्मूथ रहें, शाइनी रहें, फ्रिजीनेस हट जाए, तो उसके लिए एक्सीलेंट है। हर टाइप का ऑयल अपने आप में अच्छा है। बेसिकली ऑयल जो आपको बहुत ज़्यादा स्टिकी ना करे, जो इजीली वॉश हो जाए और जो इरिटेशन ना दे, वो ऑयल आपके लिए बेस्ट है। फॉर एग्जांपल कोकोनट ऑयल जो है वो हर स्किन में सूट कर जाता है यूजुअली, अंटिल आपको बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस ना हो स्काल्प में, यू शुडंट यूज़ इट। बट कई बार जो रहता है ऑयल का जो है पूरी तरीके से मिसयूज़ हो रहा है मार्केट में कि ये ऑयल यूज़ कर लें, वो ऑयल यूज़ कर लें, विच इज़ कम्प्लीटली इनकरेक्ट। हेयर ग्रोथ के लिए आपकी बॉडी में सप्लीमेंटेशन ज़रूरी है, आपके इंटरनल फैक्टर्स, हार्मोनल इम्बैलेंस को कंट्रोल करना वो ज़रूरी है, और ये सब चीज़ों के साथ साथ ऑब्वियसली आपको स्ट्रेस कम करना ज़रूरी है। मैम मेरा फॉलोअप क्वेश्चन ये भी था कि अब जब मैं हेयर ऑयल सिलेक्ट कर लिया है मैंने, तो मुझे उसको कब और कितना यूज़ करना चाहिए? लाइक मुझे रात को लगा के फिर सो जाना चाहिए, ओवरनाइट रखना चाहिए, या फिर सुबह नहाने से पहले 2 घंटे पहले लगा के फिर हेयर वॉश वेरी करना गुड चाहिए? क्वेश्चन। देखिए, रात भर जो यूज़ करने वाला जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से गलत है। अगर स्पेशली अगर ऑयली स्काल्प पे तो सेबोरिया बढ़ाएगा और हेयर फॉल इनफैक्ट उनसे इंक्रीज हो जाएगा। इसको अगर आपको बहुत से लोग, तो जब हम लोग बचपन में छोटे थे तो चोटी बना देते थे बाल वॉश करने के बाद कि तेल लगाना एक था ही कि ये करना ही चाहिए। हर बच्चे ने लगाया होगा मेरे ख्याल से बचपन में, मम्मियाँ तेल लगा देती थी चोटी बना के हेयर वॉश के बाद। ये सिस्टम गलत है एक्चुअली। आपको अगर हेयर ऑयलिंग करना है तो आप हेयर वॉश के 1 से 2 घंटे पहले उसको लगाएं। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं और वो जो ड्राइनेस के लिए अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं, फ्रिजीनेस के लिए एब्जॉर्ब होके हेयर को हाइड्रेट कर देगा। 1 घंटा एक मेरे ख्याल से आइडियल टाइम है, 1 घंटे पहले आप उसको लगा के हेयर वॉश कर सकते हैं। हमारे जहाँ से हेयर लॉस होता है, आई वांट टू नो कि हमारा हेयर ग्रोथ होता है और कितनी जल्दी होता है वहाँ पे। राइट। देखिए, हेयर लॉस पे डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप का हेयर लॉस है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों को बहुत सी लेडीज़ को प्रेगनेंसी के बाद हेयर फॉल होता है, उसे टीलोजन इफ्लूवियम कहते हैं, तो ये रिकवरेबल है। किसी को टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया के बाद अगर हुआ, वो भी रिकवरेबल है, राइट। बहुत बार फीमेल पैटर्न हेयर लॉस और मेल पैटर्न हेयर लॉस जो जेनेटिक होता है, मतलब आपके पेरेंट्स को है, दादा दादी को है, उनसे आपको आया है, राइट। ऐसे केसेस में अगर आप अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएं तो ये भी रिकवरेबल होता है, पर मेंटेनेंस लाइफ लॉन्ग लगता है। एलोपेशिया एरेटा एक इम्यून कंडीशन वाला रहता है जिसमें कॉइन शेप्ड हेयर लॉस होता है और कई बार यूनिवर्सालिस होकर पूरे बाल चले जाते हैं। ये कि भी रिकवरेबल है, पर इसमें भी बार बार बॉडी के इन्फ्लुएंस में है हेयर, इसलिए वो बार बार इसमें रिकरेंस होता है। तो ये चीज़ समझना जरूरी है कि हेयर लॉस जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिकवरेबल जरूर रहता है, पर उसमें मेंटेनेंस ज़रूर लगता है। मतलब कि जैसे ओबीज है कोई पर्सन, उसने वेट लॉस तो कर लिया पर बॉडी की टेंडेंसी है वेट गेन करने की, तो उनको बार बार जिम जाके मेहनत करना रहता है। वैसे ही हेयर है, अगर आपकी टेंडेंसी है हेयर लॉस की, तो फिर आपको उसमें कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स, लोशंस लेके कुछ ना कुछ करके उसको मेंटेन करना रहता है। हाँ, एक इकलौता एक पैटर्न है सिकेट्रिशियल एलोपेशिया जिसमें रिकवर पॉसिबल नहीं है, बाकी मोस्ट कंडीशंस में रिकवर हो जाता है। ये थे कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। अगर आपको भी कुछ हेयर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो कमेंट डाउन बिलो एंड उनके जवाब मैं दूंगी आपको नेक्स्ट सेशन में। किसी से पूछा गया वुमेन एम्पावरमेंट क्या है?
किसी ने बोला अपने पैरों पर खड़ा होना, तो किसी ने कहा खुद के फैसले खुद से लेना, जिसका एक ही मतलब है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। ये मैसेज उन सभी महिलाओं के लिए है जो फैमिली और फाइनेंशियल चुनौतियों के बाद भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। अगर आप चाहती हैं तो सब कुछ संभव है, पर ज़रूरत है तो सिर्फ आपके जुनून की, आपके डिसीजन की और जोश की। हमें पता है हम काबिल हैं, पर घरेलू काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों ने हमें इतना जकड़ा हुआ है कि खुद के सपने पूरे करने का कभी मौका ही नहीं मिला। तो आइए अपने हालातों को हराकर जुड़ते हैं जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन कोर्स के साथ। ये कोर्स उन सभी काबिल औरतों के लिए है जो घर पर बैठकर काम करना चाहती हैं और महीने के महीने एक इनकम अर्न करना चाहती हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए। अब खुद को रोकने का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का समय है। पर कैसे, ये जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।